तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है कि एक मुस्लिम सांसद के खिलाफ हेट स्पीच देने वाले बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी को उनकी पार्टी ने इनाम दिया है। महुआ ने एक्स पर अपने पोस्ट में सवाल उठाए हैं कि जिस व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया हो उसे बीजेपी नई भूमिका कैसे दे सकती है। नरेंद्र मोदी जी, क्या यही अल्पसंख्यकों के लिए आपकी स्नेह यात्रा है? कपिल सिब्बल, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा है कि बीजेपी नफरत के लिए इनाम देती है। संसद के विशेष सत्र में दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए बिधूड़ी को इनाम दिया गया है। ये राजनीतिक लाभ के लिए नफरत का प्रतीक है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने भी एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सब है इनका बकवास। असल में बुधवार के दिन देर शाम खबर आई कि बीजेपी ने सांसद रमेश बिधूड़ी को राजस्थान के टोंक जिले का प्रभारी बना दिया है। टोंक वो जिला है जहां मुस्लिम आबादी 29.25% है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो क्या बिधूड़ी प्रतीक बने हैं? क्या नफरत का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया है बिधूड़ी को जिम्मेदारी सौंपकर? असल में ये भी माना जा रहा है कि टोंक जिले में बड़ी संख्या में गुर्जर आबादी को देखते हुए बीजेपी को इस बात की उम्मीद है कि बिधूड़ी गुर्जर वोट उसके पक्ष में ला सकते हैं, क्योंकि वो भी इसी समुदाय से आते हैं। टोंक जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिनमें से एक से कांग्रेस के नेता सचिन पायलट विधायक हैं और वो भी गुर्जर समुदाय से ही आते हैं। बीजेपी के सूत्रों ने बताया है कि बिधूड़ी की जिम्मेदारी जिले में पार्टी के चुनाव प्रभारी के रूप में होगी। बिधूड़ी ने भी एक्स पर पोस्ट लिखा है और कहा है कि जयपुर में टोंक जिले के लिए हुई समन्वय समिति की बैठक में वो शामिल हुए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी भी बैठक में मौजूद थे। दक्षिण दिल्ली से बीजेपी के सांसद बिधूड़ी को पिछले हफ्ते लोकसभा में दानिश अली के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने के बाद बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अब जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये सवाल क्या है जो कि स्ट्रेट टॉक में हम दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। आइए एक नज़र डाल लेते हैं। ये सवाल क्या है आज के? क्या बिधूड़ी को मिली जिम्मेदारी से बीजेपी की लोकतांत्रिक मूल्यों की पोल खुल गई है? क्या बीजेपी संसद की गरिमा को तार तार करने वाले के खिलाफ दिखावे की कार्रवाई करती है? ये भी एक प्रश्न पूछ रहे हैं विपक्षी दल के नेता। क्या संसद में विपक्षी सांसदों पर जो निलंबन की कार्रवाइयां हमने देखी, क्योंकि पिछले 4.5 साल में लगभग विपक्षी दलों के 57 सांसदों का निलंबन हुआ है, क्या ये निलंबन की जो कार्रवाई है अब पक्षपाती नजर आती है? क्या बीजेपी के लिए राजनीतिक लाभ ही सर्वोपरि है? ये भी एक प्रबल प्रश्न है जो कि बीजेपी के नेताओं को ज़रूर देना होगा। हालांकि कोई भी बीजेपी प्रतिनिधि हिचकिचाहट रखता है जब भी मैं संपर्क करती हूं कि आइए और अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व यहां पर रखिए, लेकिन इस मंच पर आने से पता नहीं क्यों वो थोड़ा संकोच करते हैं, थोड़ी हिचकिचाहट रखते हैं। लेकिन आज इस बहुत ही अहम मसले पर हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पैनल जुड़ चुका है, तो आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। स्ट्रेट टॉक में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिलीप गोहिल जुड़ चुके हैं अहमदाबाद से। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक मामलों के जानकार बिलाल सब्जवारी सर। बहुत बहुत स्वागत करती हूं बिलाल सब्जवारी सर आपका, और आपको ईद की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं पहले तो जी। बिलाल सर, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि ये मामला जो है हेट स्पीच का तो है ही, और सांप्रदायिक भी इसमें एक बहुत बड़ा रंग है। भारत में किस तरह से सर्वधर्म सम्मान और सर्वजन हिताय की बात होती है, और फिर बीजेपी बार बार ये कहती है कि वो सबका साथ, सबका जो विकास और सबका विश्वास, इसमें यकीन रखती है। लेकिन बिधूड़ी को जिस तरह से पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है, आप तो अलग अलग राजनीतिक दलों के जो है काफ़ी एक व्यापक तौर पर अध्ययन करने वाले राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं किसी पार्टी के इस तरह के कार्यशैली के बारे में? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी सर? देखिए नेहा साहब, सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं यही कहना चाहूंगा कि बीजेपी को इस चीज का रियलाइजेशन ही नहीं है कि उसे रमेश बिधूड़ी के संबंध में, जिन्हें शो कॉज भी मिला हुआ है, और जो अपनी विवादित टिप्पणियों को लेकर पूरे देश के अंदर
बदनाम भी हुए, उससे प्रधानमंत्री पर भी दबाव आया है, लोकतंत्र की गरिमा पर भी एक आंच आई है, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है वो भी एक्सपोज हुई है। तो ये ये जो रियलाइजेशन होना चाहिए था, जो कोर्स करेक्शन होना चाहिए था, जी जिसके संबंध में एक सिग्नल भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभिक स्तर पर देने की कोशिश की। मेरा ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी उस कोर्स करेक्शन और उस रियलाइजेशन से दूर रही, और से टॉप जेली की उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। ये अपने आप में ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपनी गलतियां हैं, खासतौर से सांप्रदायिक विचारधारा की जो राजनीति है, जो सांप्रदायिक टिप्पणियों को लेकर समय समय पर एक्सपोज होती है, उसमें किसी तरह की भी सुधार नहीं लाना चाहती। वो अपनी वही परिपाटी को आगे भी जारी रखना चाहती। प्रथम टिप्पणी तो मेरी यही। जी ये जो कारण बताओ नोटिस 15 दिन में उनको शायद जवाब देना है इस नोटिस का, इसके बीच में ही क्या किसी पार्टी की जो लोकतांत्रिक शैली होती है, क्या इसमें इस तरह के आपने पहले उदाहरण देखे हैं कि किसी नेता को, किसी सांसद को जो कि एक इलाके का प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, और संसद में उस जनता की बात रखता है, क्या किसी नेता को इस तरह कारण बताओ नोटिस दिया गया और इसके बीच में एक बड़ी जिम्मेदारी चुनाव की दे दी गई, विधानसभा चुनाव की, राजस्थान विधानसभा चुनाव की? देखिए, इसको हम दो स्तर पर देख सकते हैं। जी रमेश विद्युत की जो टिप्पणी थी, वो पार्लियामेंट की गरिमा से जुड़ा हुआ एक विषय था, और रमेश विद्युत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है, भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते ये एक अलग विषय है। जी भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को, अपने नेता को अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, उसका एक विशेषाधिकार है, उसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन जब मामले दोनों एक साथ कंबाइन हो और टाइमिंग दोनों के ऑलमोस्ट एक से हो, तो ऐसे समय में ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि जो शख्स इतना विवादित हुआ है, जिसकी वजह से पार्टी की इतनी छवि खराब हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि आगामी चुनाव में, खासतौर से राजस्थान के चुनाव में, वो जाके दोबारा ऐसी की हरकत न कर दे जिससे राजस्थान का माहौल खराब हो जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी इस दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करे तो इस तरह की जिम्मेदारी देने से अवॉइड करना चाहिए था। लेकिन राजनीति से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को नहीं बचा सकती। विदुड़ी एक गुर्जर समाज के नेता है, और राजस्थान में लाने का उनका एक अर्थ यह भी होता है कि एक गुर्जर बेल्ट का संदेश उनके चेहरे को इस्तेमाल किया जाए, ताकि सचिन पायलट को प्रभाव को गुर्जर बेल्ट में कम किया जा सके। सचिन पायलट का प्रभाव गुर्जरों में, खासतौर से राजस्थान बेल्ट में काफी है, तो वहां पर रमेश विदुड़ी का चेहरा को इस्तेमाल करके हो सकता है एक राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ हो सकता है एक सांप्रदायिक आंच भी राजस्थान के चुनाव में इसके माध्यम से पैदा करना चाहते हैं। हालांकि ऐसे उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं कि जब किसी व्यक्ति को शो कॉज नोटिस मिला हो या विवादों के घेरे में हो, उसको इस तरह की कोई जिम्मेदारी दी। बिल्कुल आपने स्पष्ट किया है कि ऐसा बहुत ही कम देखने को मिला है जब शो कॉज नोटिस, यानी कि कारण बताओ कि आपने संसद में जो है इस तरह का हेट स्पीच क्यों दिया है, उसके बावजूद एक जिम्मेदारी दे दी गई है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब वो राजस्थान जाएंगे और जब लोगों से बातचीत करेंगे या फिर रैली में ही संबोधन देंगे, तो किस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से हेट स्पीच या फिर सांप्रदायिक जो है तनाव पैदा करने की वो कोशिश कर सकते हैं। हमारे साथ दिलीप गोहिल जी भी जुड़े हुए हैं। दिलीप सर, आपसे समझना चाहूँगी कि बीजेपी की छवि दागदार हुई, विपक्षी सांसदों ने इस तरह के आरोप लगाए, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ गई कि बड़ा रोल दे दिया गया है विधुड़ी को। क्या बीजेपी का जो एक नैतिक मूल्य, कि कोई भी पार्टी जो होती है वो जनता की सेवा के लिए उसका अस्तित्व होता है, जो मूल मकसद है वो लोगों की सेवा करना है, क्या लोकतांत्रिक मूल्यों का अब जो है खुलकर हनन कर रही है पार्टी, और उसको क्योंकि जवाबदेही नहीं है सीधे सीधे, क्या जनता के प्रति भी वो जवाबदेही अब अपना नहीं समझती है? दिलीप सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जब भी कोई
चुनाव का प्रभारी बनाया जाता है तो उसका एक जनसंपर्क जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, लोगों से बार बार मिलना होता है, सभाएं होती हैं, सिर्फ पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से नहीं बल्कि आम जनता से मिलने का जो है एक मौका जो है ज़्यादा इसके अवसर मिलते हैं। ऐसे में विधूड़ी को चुना जाना कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी क्या जो सामाजिक जवाबदेही है, जो जनता के प्रति जवाबदेही है पार्टी की, उसको भी अब परे रख रही है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए? न बिल्कुल, ये राजनीतिक लाभ के लिए ही है। जैसे अभी हमारे गेस्ट ने भी बताया और आपने भी कहा था, वहां गुर्जर की आबादी बड़ी है तो उनका लाभ लेना है, और दूसरा फायदा है कि वहां मुस्लिम आबादी भी ठीक ठाक है, 29% के करीब। इसका मतलब जो पोलराइजेशन का फायदा बीजेपी को मिलता है और ज्यादा मिलेगा, एज इट इज मिल रहा है। तो ये बात जब हम कह रहे हैं कि उन बीजेपी की छवि दागदार हुई, जरूर हुई है और सभी ने उसकी निंदा की। राजनाथ सिंह को भी आके कहना पड़ा कि मैं इसके लिए शर्मिंदा हूं, लेकिन दिलीप सर, मैं रोक रही हूँ, लेकिन जो माफी राजनाथ सिंह ने मांगी उसमें एक बात उन्होंने ये जोड़ी थी कि मैं सुन नहीं पाया। तो मेरे मन में ये प्रश्न उठता है, यही बात कमोबेश जो है रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन भी कह रहे थे कि वो सुन नहीं पाए कि क्या बातचीत हो रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि संसद का तो नया भवन तैयार हुआ है, उसमें जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो उसका अंदर इंटीरियर है उसे लेकर बहुत वाहवाही लूटी जा रही है कि भव्य और बहुत ही आलिशान है, अगले कई सालों के लिए जो है ये मिसाल की तरह देखा जा रहा है। तो आखिर सांसद सुन क्यों नहीं पा रहे हैं जब संसद में बहस होती है? सबसे बड़ा सवाल तो मेरा यही है कि राजनाथ भी कह रहे हैं कि नहीं सुन पाया और रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन भी इसी बात को तर्क रखते हुए जो है अपना बचाव करे। क्या ये लॉजिक, ये तर्क जो है सही बैठता है? नहीं, चलो मान लो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, शायद बहुत हंगामा हो रहा था तो शायद नहीं सुना होगा, लेकिन बात खत्म नहीं होती। जब आपको पता चला एक बार कि उन्होंने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, उसके बाद जो रिएक्शन है वो बहुत निराश करने वाला है। जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वो तो ठीक है, ऐसी तो बात हो जाती है। इस तरह का जो रिएक्शन आया राजनाथ सिंह को छोड़ के, वो बहुत गलत मामला है। और अब जो हुआ है वो क्लियरली दर्शाता है कि इन मामलों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। अब ये जब राजस्थान का चुनाव खत्म नहीं होता तब तक बिगुड़ी वहां काम करेंगे तो पक्का हो गया। इसका मतलब 15 दिन में जो भी जवाब देना है पार्टी को, बीजेपी पार्टी को जो जवाब देना है, या तो फिर स्पीकर की ऑफिस को जो देना है, उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। अगर मान लो जेपी नड्डा के सामने उन्होंने जो लेटर लिया और अपना बात किया, उन्होंने कह दिया कि ठीक आपने गलत काम किया, तो क्या आप राजस्थान से उसको हटा लोगे? नहीं हटाओगे। ये पक्का है कि ये इलेक्शन तक खत्म हो जाए, राजस्थान का इलेक्शन, तब तक वो वहां रहने वाला है। इसका मतलब एक प्री डिसाइड हो गया है कि उसको क्लीन चिट दे दिया जाएगा। अब किस तरह से क्लीन चिट दे दिया जाएगा वो शब्दों का ही खेल रहेगा। वैसे वो शब्दों का, जैसे आपने बताया, वो एक बहाना तो हो गया कि हमने सुना नहीं। एक्चुअली वो उसी वक्त रोकना चाहिए था जो स्पीकर की कुर्सी पे बैठे थे और एक नेता बैठे थे, उनको तो कम से कम उनको रोकना चाहिए था, तभी रोकना चाहिए था। बाकी के जो बीजेपी के नेता था उनको भी रोकना चाहिए था, फिर भी ये नहीं हुआ। इसमें दो बात, ये पोलराइजेशन बीजेपी करती है, हम जानते हैं। हिंदू मुस्लिम करो, आपको उसका फायदा मिलता है। आप चुनाव सभाओं में वो करते हैं, आप गली कुची में वो करते हैं, वो सब हम जानते हैं। लेकिन ये अपेक्षा नहीं है कि यही लैंग्वेज आके गृह में हो, संसद गृह में हो, नए भवन में हो, कोई अच्छा मंच हो, लोकशाही का मंच हो, वहां जाके ये भाषा हो और उसके बाद कोई पश्चाताप नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कैसे होगा? नहीं होगा, कोई अपेक्षा ही नहीं थी ऐसा कुछ होगा। नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी का नाम सबसे ज्यादा लेते हैं। G20 में दुनिया से बड़े बड़े नेता है, उनको कहां लेके गए? महात्मा गांधी के राजघाट पे लेके गए। वो महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे के लिए प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा और कैसे उन्होंने कहा, उसके बाद नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ा कि मैं उनको मन से माफ नहीं करूंगा। माफ तो नहीं किया, लेकिन वो आराम से सांसद बन के बैठी है और फिर से उसको टिकट भी मिल जाएगी। इसका मतलब है कि ये इस तरह के जो मुद्दे, पोलराइजेशन के मुद्दे जो उठाता है, वो नॉर्मल है। बीजेपी में वो नॉर्मलाइज हो चुका है। हमें दुख इस बात का है कि यही चीज अगर संसद में भी आपका कोई सभ्य करता है, फिर भी आपको कोई पश्चाताप नहीं है, फिर भी आप उनको नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ये मामला ये नहीं है कि कोई मुस्लिम को गाली दी गई या तो किसी संप्रदाय को गाली दी गई। गाली गलौज हुआ इटसेल्फ, इसी तरह की भाषा का प्रयोग गृह में हुआ, किसी के भी लिए हुआ हो, और ये इतना गंभीर मामला है। ये गंभीरता नहीं है और जिस एक संकेत है
कि जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी हो रहा है इंक्वायरी हो, इसमें क्या होगा, वो रिजल्ट आ गया ऐसा समझ लीजिए, उनको राजस्थान भेजा, मतलब उसको क्लीन चिट मिल गया है, यही समझ के हमें चलना होगा। बिल्कुल, आपने कहा कि कहीं ना कहीं अब हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि क्या कार्रवाई होगी और उस कार्रवाई का जो है रिजल्ट क्या आने वाला है। बिलाल सर, आपसे एक सवाल लेना चाहूँगी कि जो लोकसभा के उस पे आसन पे बैठा होता है स्पीकर, उसका कर्तव्य होता है कि एक चर्चा का स्वस्थ माहौल बनाया जाए, एक निष्पक्ष चर्चा का जो है माहौल बनाया जाए, लेकिन जो कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं कि एक प्रिविलेज कमेटी के पास भेजने का जो पत्र लिखा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दानिश अली ने, उस पर क्या कार्रवाई हुई, या फिर विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की जो बात हो रही थी उस पर क्या कार्रवाई हुई। और आपने थोड़ी देर पहले ये भी कहा था, एक जानकारी निकल कर आई है कि निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद जो कि इस मामले पर मीडिया में टिप्पणी कर चुके हैं कि दानिश अली ने पहले पीएम को नीच कहा, उसके बाद वो भड़क गए और भड़क कर उन्होंने अपना आपा खो दिया। क्या ऐसे सांसद को विशेषाधिकार समिति का मुखिया बनाया जा सकता है जो इस मामले पर जो है जांच करेगी? देखिए, प्रिविलेज तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का राइट है, और जिसे विशेषाधिकार भी हिंदी में कहते जी। तो प्रिविलेज का तो इशू है ही, इसमें तो कोई दो राय। जिस तरह से उन्हें व्यक्तिगत रूप से आहत किया गया, जिस तरह से उन्हें धार्मिक रूप से आहत किया गया, एक समुदाय विशेष को उन्हें आहत किया, तो उनका प्रिविलेज तो बनता है, इसमें दो राय। अब रहा स्पीकर के प्रोरोगेटिव का, देखिए स्पीकर लोकसभा का कस्टोडियन होता है, उसके पास सारे अधिकार होते हैं लोकसभा के संचालन से संबंधित, और ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि लोकसभा की कार्यवाही को, लोकसभा की फंक्शनिंग को पार्लियामेंट के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग कंडक्ट। यकीनन ये जो घटना घटी थी, ये केवल दानिश अली और विद्युड़ी के बीच का मसला नहीं था, ये पार्लियामेंट की गरिमा का भी मसला था जी। मैंने पहले भी टेलीविजन चैनल्स पे ये बात रखी थी कि ये इसकी डायनेमिक्स इतनी बड़ी है कि कल को इस तरह की टिप्पणियां या इस तरह की बदतमीजी कोई नेता प्रतिपक्ष के साथ भी कर सकता है, स्पीकर के साथ भी कर सकता है, और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ भी कर सकता है। इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर एक बार ये परिपाटी शुरू हो गई तो लोकसभा के गलियारों में भी हिंदू मुस्लिम नारे लग सकते हैं। तो ये पहली जिम्मेदारी स्पीकर की थी कि वो पार्लियामेंट की गरिमा को, पार्लियामेंट के नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन इस संबंध में एक ऐसा अनुशासन या ऐसा निर्णय ले जो एक नजीर साबित हो, का पत्थर साबित हो, ताकि भविष्य में पार्लियामेंट की गरिमा के साथ किसी तरह की कोई खिलवाड़ न की जा सके। एक तो ये मैटर था। अब प्रिविलेज कमेटी बनाई गई है, उससे संबंधित जो भी अनुशासन कमेटी बनाई गई जिसको रेफर किया गया है, वो किस तरह से निर्णय लेती है, वो इसको दबा के रखती है या इसमें टाइम पास करती है या टाइम बार्गेन करती है, या इस इश्यू को ग्रेजुअली टाइम के साथ ठंडे बस्ते में डालना चाहती है, ये एक अलग विषय है। लेकिन मैंने जो पहले कहा कि स्पीकर की जिम्मेदारी है और कि वो पार्लियामेंट की गरिमा से संबंधित एक देश के अंदर एक मैसेज दे, और इस संबंध में पार्टी मौजूदा सत्ता की भी जिम्मेदारी है कि इस संबंध में एक नजीर और एक ऐसा उदाहरण पेश करे ताकि पूरे देश का जो लोकतांत्रिक मंदिर है उसकी गरिमा आहत ना हो। रहा सवाल दानिश अली की पर्सनल इंसल्ट का, तो उनको भी ये पूरा राइट है कि वो अपनी व्यक्तिगत इंसल्ट के संबंध में अपने सभी विकल्पों को खोल के आगे कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जिस तरह से राजस्थान में जिम्मेदारी दी गई है वो ये बताता है कि बीजेपी अपनी सांप्रदायिक नीति से नहीं हटना चाहिए। दिलीप सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि हमने देखा कि संसद में पिछले दिनों मॉनसून सत्र की ही बात अगर मैं उठाऊं तो स्मृति ईरानी माननीय केंद्रीय मंत्री किस तरह से चर्चा के दौरान उन्होंने एक आरोप लगा दिए राहुल गांधी पर कि उन्होंने बहुत ही अभद्र बर्ताव किया है, फ्लाइंग किस कर दिया है। इस तरह के मामले भी हमने देखे संसद में सामने आए हैं जिसका कोई सबूत नहीं है। इसके बावजूद जो बीजेपी की महिला सांसद है उन्होंने पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की स्पीकर से, और उसको लेकर जो है राहुल गांधी पर काफ़ी टीका टिप्पणी की गई बीजेपी के सांसदों की तरफ से, नेताओं की तरफ से। संसद की जो गरिमा है क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के दायरे में सिमटती हुई नजर आ रही है?
कि हम संसद में कुछ भी देख सकते हैं, चाहे एक फ्लाइंग किस का मसला हो, राहुल गांधी के आंख मारने का मसला हो, और अब एक हेट स्पीच का मसला हो। संसद की जो तस्वीर बनाई जा रही है इस वक्त भारत के लोगों के बीच में, वो कितनी भयावह दिखती है। नहीं, बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि आगे जाके क्या होगा ये हमने तो देखा है कई राज्यों की विधानसभाओं में क्या क्या हुआ है। कुर्सी उछली है, माइक तोड़े जाते हैं, माइक फेंके जाते हैं, लोग धारासभ्य है, विधानसभ्य है, वो घायल होते हैं, देखा है हमने। गुजरात में भी कम हुआ है, लेकिन वहां भी जब सुरेश मेहता की सरकार थी यहाँ और मामला बिगड़ा था, बीजेपी में अंदरूनी कलह थी, तब बहुत जैसे मारामारी कह सकते उस तरह का दृश्य हमने देखा था। हमने यूपी में होके देखा है, बाकी राज्यों में भी होते हुए देखा है। तो क्या ये संसद में इनसे बात आगे बढ़ी? अभी तो सिर्फ शाब्दिक प्रहार हो रहे हैं, आगे जाके क्या ये यही चीज हम संसद में देखेंगे? ये चिंता का माहौल जरूर बना है, क्योंकि पूरी बात को लाइटली लिया गया। एक तो सभी पार्टियां एक दूसरे के बारे में जो लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है, वो भी हमें चिंता करने वाली है। आप सबने एक दूसरे को देशद्रोही कर दिया। 500 से ज्यादा लोग जो वहां बैठे हैं, क्या वो सभी देशद्रोही? हम तो किसी को देशद्रोही नहीं मानते। हम तो न तो बीजेपी वाले को देशद्रोही मानते हैं, न तो कांग्रेस वाले को, न तो कोई प्रादेशिक पार्टी के नेता है। वो भले बुरे हो सकते हैं, उनमें कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन देशद्रोही तो कोई नहीं है हमारी दृष्टि में। लेकिन वहां जो इन लोग बैठे हैं, वो तो अपने एक दूसरे को देशद्रोही कहते हैं, न जाने क्या क्या कहते हैं। तो उन सांसदों को सोचना है कि वो अपने बारे में क्या भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद जो रिएक्शन है वो बहुत निराश करने वाला। सिर्फ एक ही नेता ने थोड़ी सी दिलगिरी कर दी, बाकी नहीं कर दी। और स्पीकर की ऑफिस से यही कहा गया कि भी ठीक है, आप देख लीजिए, दूसरी बार ऐसा मत करना। ये भी बहुत गंभीर चिंता की बात थी। आपने भी लिस्ट दिखाया, बाकी चैनलों ने भी लिस्ट दिखाया कि कैसे कैसे अगर थोड़ा सा भी किसी ने विरोध किया, विपक्ष में कोई सांसद है, तो उनको तुरंत निलंबित किया जाता है। उसके सामने कार्यवाही हुई है, हमने देखा है। यहाँ गुजरात में बहुत बार देखा। एक मुझे लगता है जो गुजरात में हुआ है, ये मुझे लगता है केंद्र में ज्यादा होगा। यहाँ ये होता था कि एक तो कम से कम सत्र मिलेंगे, जो कार्यवाही होगी वो जो मिनिमम डेज आपको रिक्वायर्ड है उतनी ही होगी। उसमें भी यही होता था, कुछ बातें चलेगी, कुछ सवाल जवाब होंगे, फिर इस तरह की बातें की जाएगी कि कांग्रेस के जो धारासभ्य है वो थोड़े से उग्र हो जाएंगे, कुछ बोलेंगे, आप उसको निलंबित कर दो, गृह से बाहर निकाल दो, पूरे सत्र के लिए बाहर निकाल दो। बाकी का जो सत्र है उसमें कोई विरोध करने वाला बचता ही नहीं है। तो ये जो तरीका गुजरात में अपनाया गया था, तो क्या अब ये केंद्र में होगा? इस तरह की बातें करो, थोड़ा सा उश्केराट करो, अगर कोई आके कोई बोले तो आप उसको निलंबित कर दो, फिर बाकी अपने ही लोग हैं संसद में बैठे, उनसे कार्यवाही चलती रहेगी। तो मतलब क्या रह जाएगा गृह की जहां सीरियस डिस्कशन होने हैं, जहां पूरे देश का भाग्य निर्धारण होने वाला है, वहां भी अगर ये गंभीरता नहीं होगी तो आने वाले दिनों में क्या होगा, चिंता जरूर हो रही है, जो कुछ हम देख रहे हैं उससे। बिल्कुल। बिलाल सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि विधूड़ी जैसे जो नेता हैं, जो बड़बोले नेता कहे जा सकते हैं, उनका अगर मैं प्रोफाइल देखूं तो उन्होंने पहले भी विवादास्पद बयान दिए हैं, बच्चों के जन्म से लेकर इस तरह के सवाल भी माँ बाप से पूछे हैं। लेकिन इस तरह के नेताओं को जब इनाम, कथित रूप से इनाम दिया जाता है या फिर जिम्मेदारी दी जाती है चुनाव की, तो इसका असर कितना होता है? यानी कि जो कयास या फिर बीजेपी के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसको उम्मीद है कि वो गुर्जर वोटों में जो है सचिन पायलट के, वो सेंध लगा सकते हैं या फिर उसका पोलराइजेशन कर सकते हैं। राजस्थान में स्थिति आपको दिखती है कि बीजेपी की जो उम्मीद है वो सही साबित हो जाएगी, या फिर निशाना जो है, तीर बिल्कुल निशाने पर बैठेगा? देखिए, राजस्थान की जो सिचुएशन है यहाँ सर, थोड़ी सेंसिटिव है और कॉम्प्लिकेटेड। वहां पर जो अभी तक परिपाटी रही है वो शिफ्टिंग की रही है कि 5 साल कांग्रेस और 5 साल भारतीय जनता पार्टी। ये एक तरह से ट्रेंड रहा है काफी समय जी। और इस बार जो कांग्रेस की सरकार है अशोक गहलोत के नेतृत्व में, उसने जिस तरह से वहां पर स्कीमें लागू की है, जिस तरह से उसने जनहित सत्कार से जुड़ी हुई योजनाएं लागू की है, चाहे वो 2000 यूनिट बिजली फ्री किसानों को दे रहे हैं और 200 यूनिट बिजली आम आदमी को दे रहे हैं, साथ ही 80,000 रुपए पशुधन से संबंधित जो मुआवजा है वो किसानों को दे रहे हैं जी। अनाज की जो समस्या है, राशन की समस्या किसानों को दे रहे हैं। और जिस तरह से चिरंजीवी बीमा योजना के माध्यम से 25 लाख रुपए तक का एक हेल्थ बीमा कवर दे रहे हैं,
तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसने कांग्रेस की जो एक एंटी इनकम्बेंसी होती है ग्राउंड पर, उसको डिफ्यूज किया है जी। और इन योजनाओं के माध्यम से जो नीचे का वोट बैंक होता है, जिसकी तरफ नजर अक्सर सरकारों की नहीं जाती, वो इससे लाभान्वित हुआ है इन योजनाओं से, जिसे आप सी वोटर भी बोलती है। तो कोशिश कांग्रेस ने की है कि वो अपनी एंटी इनकम्बेंसी को डिफ्यूज कर ले और इस तरह फल नहीं दे, ताकि मौजूदा सरकार से अबदस्त हो जाए और उसने पेच फंसा लिया है और अपनी आगामी एक बार फिर सत्ता में आने की संभावनाओं को, विकल्पों को खोल लिया है इस तरह की नीतियां बनाकर। एक पॉजिटिव माहौल है राजस्थान के अंदर, तो इस पॉजिटिव माहौल को काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी विधूड़ी के माध्यम से हो सकता है पोलराइजेशन कराए, हो सकता है इस तरह की बयानबाजी कराए, हो सकता है वहां के जो गुर्जर समाज है जिसका दारोमदार आमतौर पर गुर्जर समाज सचिन पायलट की तरफ देखता, वहां के प्रमुख नेता है, क्योंकि राजेश पायलट की उन्होंने एक विरासत मिली, तो उसकी जड़ें बहुत मजबूत है। तो उन जड़ों को काटने के लिए हो सकता है गुर्जर रमेश विधूड़ी का इस्तेमाल करके एक सांप्रदायिक वातावरण बनाने की कोशिश की जाए धरातल पर, ताकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को हटाने के अंदर सक्षम हो, क्योंकि माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। इसलिए मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसके फैक्टर पे और वो सांप्रदायिक नीति का विधूड़ी के माध्यम से बयानबाजी कराकर इस्तेमाल कर सकते जी। इसके साथ मैं ये भी समझ लेना चाहती हूँ कि कुछ खबरों में ये भी कहा जा रहा है कि जैसे कि मध्य प्रदेश में केंद्रीय टीम उतारी बीजेपी ने, तो कमोबेश बीजेपी की स्थिति इतनी जो है मजबूत नहीं है राजस्थान में कि वहाँ पर भी कुछ केंद्रीय मंत्री या फिर नेताओं या फिर सांसदों को उतारने की तैयारी दिख रही है। इस बात पर आपका क्या आकलन है या फिर क्या आपकी संभावना दिखती है? देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों का सिनेरियो अलग अलग है। मध्य प्रदेश में पिछले 18 साल से 19 साल से शिवराज सिंह चौहान है, तो उनकी एंटी इनकम्बेंसी का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई है, पूरी सरफेस पे आ गई है। उस एंटी इनकम्बेंसी को डिफ्यूज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 7 सांसदों को उतारा, 3 कैबिनेट मंत्री होता और वहां के नेता है कैलाश विजयवर्गीय, तो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, थमा उनको दिया गया। तो उनके जिस तरह की रेजनमेंट की बातें सामने आई है वो भी बहुत फैक्टर है। भारतीय की एक ओबीसी नेता होने के नाते, महिला नेता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के ट्रुथ जाती हुई नजर आती है। वहीं राजस्थान सिनेरियो है, वहां वसुंधरा काउंटर करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने कॉकस बनाया था, गजेंद्र शेखावत का, ओम बिरला का, अर्जुन राम मेघवाल का, सीपी जोशी का, वो वसुंधरा के खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन वसुंधरा की जो इमेज है महिला होने के नाते, एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते, वो पैक राजस्थानी इमेज है। तो लेकिन वसुंधरा भी नाराज है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी दोनों स्टेट में से ही लड़ना है। दिलीप सर, ब्रेक पर जाने से पहले मेरे मन में ये एक प्रश्न उठा था कि पिछले कुछ समय में, पहले अगर मैं जाऊं पीछे के समय में, तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो है एक सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश हुई थी या फिर एक ऐसी हत्या भी हुई थी जिसे लेकर जो पूरा का पूरा जो हिंदू समाज है उसमें काफ़ी गुस्सा जो है वो भड़क उठा था। एक टेलर की हत्या कर दी गई थी और बहुत ही दर्दनाक और बल्कि क्रूएल निर्दयी तरीके से वो हत्या हुई थी। इसके बाद अशोक गहलोत की सरकार ने वहाँ पर जो पूरा का पूरा माहौल है, किस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने की बात हो या फिर जो अलग अलग उन्होंने स्टेप्स उठाए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद सब कुछ नॉर्मल की तरफ आगे बढ़ चुका है। इस स्थिति के बाद अशोक गहलोत सरकार को आप कितना मजबूत देखते हैं कि अगर बीजेपी इस तरह की कोई कोशिश करती है तो वो अपने प्रदेश में इस तरह के तनाव को पैदा होने ना दे या फिर ज़्यादा जो है मजबूत होने ना दे? कोशिश की हो और हमने दो दशक कि जो हमने देखी बदल के। दिलीप सर की आवाज मुझे लगता, दिलीप सर आपकी आवाज मुझे लगता है टूट टूट कर आ रही है, तो मैं आपके पास आती हूँ जी।
जी, हम दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन यही सवाल बिलाल सर मेरा आपसे है। आप क्या समझते हैं, राजस्थान में ऐसा तो है नहीं कि पहली बार इस तरह की स्थिति देखने को मिली है। पहले भी सांप्रदायिक तनाव काफ़ी जो है ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका था, उसके बाद किस तरह के प्रयास किए गए गहलोत सरकार के तरफ से, और अब अगर ये स्थितियां पैदा करने की कोशिश की जाएंगी तो कितना मजबूत पाते हैं आप गहलोत सरकार को? देखिए नेहा साहब, जैसे मैंने आपको कहा कि सांप्रदायिक राजनीति को अशोक गहलोत काफी एक्सपीरियंस्ड है। उनको काफी इस चीज का अनुभव, एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव है और बड़े परिपक्व नेता हैं। और अगर आप इसको देखने की लार्जर परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करें, तो जैसे मैंने आपको कुछ बहुत सारी योजनाएं गिनाई जी, वित्त सरोकार से जुड़ी हुई, उस योजनाओं के माध्यम से जिस तरह से अशोक गहलोत अपनी पकड़ जमीनी स्तर पर बना रहे और कि जिस तरह से उन्होंने अपने इंटरनल डेफिसिट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से सचिन को दूर किया। कांग्रेस एक यूनाइटेड बेस के फॉर्म में स्थान के अंदर नजर आ रही है। वहीं राहुल गांधी जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, वो सांप्रदायिक नीति पर समय समय प्रहार करते आ रहे हैं। और जिस तरह से इस समय महिला आरक्षण भी लाकर भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समुदाय को पूरी महिला आरक्षण बिल से बाहर रखने की कोशिश की है, इसका मैसेज पिछड़ों के बीच में बहुत ही नकारात्मक है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बता रही हैं कि अभी तक अशोक गहलोत एक सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर बीच में किसी भी तरह के सांप्रदायिकता की, सांप्रदायिक आग भड़काने की कोशिश की या सांप्रदायिक तनाव बनाने की कोशिश की गई, तो वो इसी समय निर्भर करेगा कि कांग्रेस की नेतृत्व उसको किस तरह से एक्सपोज करता है। लेकिन आज 10 साल के अनचेन संबंधी पूरे देश में प्रधानमंत्री के खिलाफ एक नेगेटिव माहौल बना है। प्रधानमंत्री की जो एक ब्रांड वैल्यू है वो काफी एक्सपॉस्ट हुई है। साथ भारतीय जनता पार्टी के पास राजस्थान में एक केस नहीं है जिसके माध्यम से वो चुनाव को पुलिस कर सके। ये बहुत सारी चीजें हैं जो बताता है कि परिस्थितियां तो अभी कांग्रेस के फेवर में है। कल को क्या होता है, क्या सिचुएशन होती है, तो देयर ही डिसाइड। बिल्कुल, कोशिश करते हैं दिलीप सर के पास जाने की। दिलीप सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि गहलोत सरकार की अब तक की जो कार्यशैली रही है, इसको देखते हुए आप क्या अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि बीजेपी अगर ये कोशिश करेगी, क्योंकि अलग अलग दाव जो है वो खेले जा रहे हैं कि किसी तरह से जो राजस्थान में है वो बीजेपी जीत हासिल कर ले। हालांकि वसुंधरा राजे को जिस तरह से कॉर्नर करने की कोशिश लगातार केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से की जा रही है, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि शायद ही ये परिस्थितियाँ बने कि बीजेपी एकजुट होकर इन चुनाव में उतरे। दिलीप सर, अगर आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो जी जी हाँ जी, थोड़ी सी कनेक्शन में प्रॉब्लम रखा है, लेकिन जितना मैंने सुना उससे मैं कह सकता हूँ राजस्थान में थोड़ा सा मामला जो आपने बताया वसुंधरा राजे के का, उसको वो क्या करेगी उस पर काफी निर्भर है। क्योंकि आप शिवराज सिंह चौहान को कह सकते हैं कि आपके सामने एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि आपने कंटिन्यूअसली आप एज ए सीएम रहे हैं मध्य प्रदेश में, जबकि हमने देखा है कि वसुंधरा और अशोक गहलोत बारी बारी से सीएम बने हैं। तो इस बार थोड़ा सा चांस था, इसलिए वसुंधरा राजे का जो भी गुट है उनको था कि हमें चांस देना चाहिए था। तो वो एक मामला है। और उनकी जो नाराजगी है, वसुंधरा की जो नाराजगी है, वो किस हद तक कांग्रेस को फायदा करवाएगी ये अब देखना है। सब यही मान के चल रहे हैं कि अभी दोनों बराबरी पे चल रहे हैं। पहली बार शायद ऐसा होगा कि राजस्थान में भी एक परिवर्तन देखने को मिलेगा और पहली बार ऐसा होगा कि एक सरकार को दूसरी बार चांस मिलेगा। लेकिन बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है वसुंधरा राजे आगे जाके क्या करेगी, क्योंकि हमने देखा पीएम की जो सभा थी उसमें उनको बोलने का चांस नहीं मिला। फिर वो अभी अपना वतन है झालावाड़, वहां चली गई थी, वहां उन्होंने अपने समर्थक को ये कहा कि अभी मुझे थोड़े दिन के लिए अकेले छोड़ दो, मैं सोच रही हूँ क्या करना है। इस तरह के सभी अहवाल आ रहे हैं, इस तरह की बातें आ रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो ये देखना होगा किस तरह से वो करती है। एक ये भी मानना है कि पार्टी ने कुछ इस तरह के चित्र बनाए हैं कि अगर शिवराज सिंह चौहान और उनके साथ जो भी मिनिस्टर्स है उनको टिकट नहीं दी जाएगी, फिर भी पार्टी अच्छा करेगी। और इस तरह का ही सोचा है कि राजस्थान में भी शायद बिना वसुंधरा के ही
हमें आगे बढ़ना है, ये सोच के आगे बढ़ना होगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो नहीं कर सकते वो शायद वसुंधरा राजे राजस्थान में कर सकती है। वो कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर सकती है, वो पार्टी छोड़ के जाएगी। मैंने राजस्थान के पत्रकारों को सुना तो उनका, मुझे लगता है हम उनकी बात माननी चाहिए, तो उन सबका यही कहना है कि अभी वो शायद पार्टी नहीं छोड़ेगी जी, लेकिन कई जगह वो इंडिपेंडेंट खड़ा कर सकती है और उसकी वजह से शायद कांग्रेस को फायदा भी हो जाए। लेकिन देखा ना आगे 15-20 दिन में क्या होगा, वो हमें पूरा राजस्थान का चित्र क्लियर कर देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद बिलाल सर आपका भी कि आप आए और समय निकाला। आपको फिर से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मैं कि आप त्यौहार के दिन भी हमसे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप सर आपका भी कि आपने समय निकाला। और अब दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपना फीडबैक अवश्य भेजें info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर भी आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।